Hello everyone, welcome back to my channel Legal Gyan. Myself Advocate Jaya Verma, and today we are going to discuss about few exceptions to the rule of privity of contract. I have already discussed the doctrine of privity of contract in my previous video. I will provide the link of my previous video in the description box below. So whoever wants to watch the video or wants to understand what is the doctrine of privity of contract can go and watch my previous video. I've explained this doctrine in a very simple and easy way with all the case laws and examples. So do watch it. So talking about the exceptions of this rule, there are few exceptions to this rule which you can see on your screen. We will discuss all 6 of these exceptions one by one in detail and with examples so that you memorize these exceptions very easily as it is important for your exams, for your semester exams as well as your judiciary preparations. So talking about the first exception, that is express or implied trust. Now we will understand this exception with an example. Suppose there is a party A who is a grandfather. He made a contract with his relative और उसने उस कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि मैं जो अपनी प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ आपके साथ, उसका जो भी बेनिफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो सारा जाएगा बी को, जो कि ए की ग्रैंड डॉटर है. ओके, सो यहाँ पे रिलेटिव हो गया है ट्रस्टी और बी हो गई है बेनिफिशियरी. ओके, सो अगर आफ्टर द डेथ ऑफ ए ये रिलेटिव ही ट्राइज टू यूज़ द प्रॉपर्टी, ये अगर ट्राई करता है उस प्रॉपर्टी के सारा बेनिफिट खुद कर लेने के लिए, खुद के यूज़ के लिए, तो यहाँ पे बी सू कर सकती है रिलेटिव को. ऑल्दो शी इज़ इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच में बना है, बी यहाँ पे स्ट्रेंजर है, बट देन ऑल्सो शी कैन सू रिलेटिव. वाई? बिकॉज उसके बेनिफिट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बना था. ओके, फर्स्ट एक्सेप्शन टू द रूल, जहाँ पे ये एक्सेप्शन ये बात करता है कि कहीं पे भी अगर कोई चार्ज या ट्रस्ट या इंटरेस्ट इन एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज़ क्रिएटेड, देन वो बेनिफिशियरी उस केस में ऑल्दो ही और शी इज़ अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन सू फॉर द कॉन्ट्रैक्ट और दे कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट. ऑल राइट, सो द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज़ फैमिली सेटलमेंट. इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. भाई के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है फॉर दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी और पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे चारों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन डिसाइड होती है कि इनकी जो बहन है उसकी शादी के लिए ये लोग पैसे इसी में से देंगे. ओके, सो अगर इफ़ लेटर ऑन एनी वन ऑफ देम या फिर ये ब्रदर्स डिनाई कर देते तो यहाँ पे एस जो कि सिस्टर है वो अपने ब्रदर्स को सू कर सकती है इसके लिए. शी कैन, ऑल्दो शी इज़ अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट बट शी कैन. यहाँ पे जो भी, तो सेकेंड एक्सेप्शन ये बोलता है कि यहाँ पे जो भी मैरिज सेटलमेंट से रिलेटेड, पार्टीशन से रिलेटेड या माइनर से रिलेटेड, अनमैरिड फीमेल से रिलेटेड कोई भी अगर प्रोविज़न बनता है तो वहाँ पे जो यहाँ पे बेनिफिशियरी होगी वो यहाँ पे केस कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट में सू कर सकती है. ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सेप्शन. लेट्स मूव टू द थर्ड एक्सेप्शन विच इज़ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे. ए ने यहाँ पे लोन दिया है बी को, जो कि एक बिजनेसमैन है. ओके, सो अब इसे ए को बी से रिकवर करना है, लेकिन वो दे नहीं रहा है. तो यहाँ पे ए ने क्या किया, सी है, सी को बोला कि मैं ये सारे पैसे तुझे दे दूँगा जो मैंने तुझसे प्रॉपर्टी ख़रीदी है या कोई भी XYZ चीज़ ख़रीदी है, उसके लिए मुझे तुम्हें पैसे देने हैं. तो यहाँ से जो भी पैसे मिलेंगे बी से, आई विल गिव इट टू यू. ओके, तो यहाँ पे सी को ए ने क्या किया, असाइनी बना दिया है. तो यहाँ पे सी असाइनी हो गया है और ए हो गया है असाइनर. ओके, तो यहाँ पे इन दिस केस अगर ये बी पैसे नहीं देता है देन सी कैन सू बी. वाई? क्योंकि यहाँ पे सी असाइनी है और असाइनी कैन सू.
ओके, असाइनी सू कर सकता है। तो बी बोलेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और ए के बीच में बना था, तुम कहाँ से बीच में आ गए। तो सी बोलेगा कि मैं असाइनी हूँ, मैं तुम्हें सू कर सकता हूँ, पैसे निकालो जल्दी। ओके, तो ये हमारा कहता है थर्ड एक्सेप्शन, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी अप्लाई नहीं होता है। एंड दिस असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये डिफ़ाइन किया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जहाँ पे असाइनर और असाइनी की बात भी बोलते हैं, और वहाँ पे असाइनमेंट समझाया गया है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, असाइनमेंट कैन बी इन फेवर ऑफ एनी वन, ओके, इवन इट कैन बी इन फेवर ऑफ एनी outsider. All right, so coming to the fourth exception, that is contract with an agent. So यहाँ पे A है जो कि प्रिंसिपल है, B है जो कि एजेंट है। तो B ने C से कॉन्ट्रैक्ट किया इसका घर खरीदने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्रिंसिपल, ठीक है। और यहाँ पे C क्या करता है, एजेंट से एडवांस मनी भी ले लेता है। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसके बाद में सी डिनाइज टू सेल हिज हाउस, उसने एडवांस भी ले लिया और घर देने से भी मना कर रहा है। सो इन दिस केस दिस ए जो कि प्रिंसिपल है ये सू कर सकता है सी को। ओके, ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट तो बी और सी के बीच में बना था, बट ये एजेंट था और ये प्रिंसिपल था। एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना, प्रिंसिपल को चाहिए था घर, इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया सी से। सो इन दिस कंडीशन, इन दिस केस, यहाँ पे प्रिंसिपल सू कर सकता है सी को, और यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई इसलिए नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज ऑफिशियल रिसीवर। सो दिस ऑफिशियल रिसीवर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। समझो, मान लो अगर कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं अब इंसॉल्वेंट हो गई हूँ, तो यहाँ पे कोर्ट विल अपॉइंट अ ऑफिशियल रिसीवर फॉर मी, जहाँ पे ऑफिशियल रिसीवर क्या कर सकता है, मेरे बिहाफ पे मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली मेरी प्रॉपर्टी या मेरे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकता है। तो यहाँ पे ऑफिशियल रिसीवर पे देयर इज़ नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल, यहाँ पे उस पर कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो ये आपका एक्सेप्शन हो गया एक। नाउ द लास्ट एक्सेप्शन इज़ एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट। अब हम इस एक्सेप्शन को भी एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे। सपोज़ यहाँ पे ए है, उसने लोन लिया बैंक से, ओके, तो अब इसको अपने डेट की रीपेमेंट करनी है। तो ए ने क्या किया, ये एक्स को अपॉइंट किया जो कि थर्ड पार्टी है। ओके, एक्स को अपॉइंट करके इसको पैसे दे दिए इसने कि जा कर के बैंक को लोन रीपे कर देना है। तो यहाँ पे एक्स ने जा कर के बैंक को बोला, एक्नॉलेज कर दिया, एक्नॉलेज दी कि मैं आपको सारा पैसा रीपे कर दूँगा। तो अगर अब एक्स उस लोन को रीपे नहीं करता है बैंक को, तो देन बैंक कैन सू एक्स को सू कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट तो बैंक और ए के बीच में बना था, बैंक के साथ में एक्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, फिर भी बैंक एक्स को सू कर सकती है थर्ड पार्टी होने पर भी, क्योंकि इसने डेट रीपे करने का, एक्स ने डेट रीपे करने का एक्नॉलेज दे दिया था। ओके, सो ये हो गए आपके 6 बेसिक एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपका पूरा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट यहाँ कंप्लीट होता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसको भी मैंने केस लॉस के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है अपने लास्ट वीडियो में, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये एक्सेप्शंस यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिए हैं, तो आपका प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। होप यू गाइस लाइक माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, and do not forget to press the bell icon so that you get the notifications of all my new videos. We'll meet with some more informative videos. Till then, bye bye.